अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर वीडियो है, तो साथ रहिएगा। इम्पॉर्टेंट क्लास है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है। न्यूमेरिकल्स 4 न्यूमेरिकल्स हैं इस एक्सरसाइज में। चारों इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 163 पर मौजूद है ये एक्सरसाइज। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट इस रीसेंट ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी 23-24 सेशन, जिनका 2024 में पेपर होगा, उसमें इस बुक के 2 न्यूमेरिकल चेंज हुए हैं। तो मैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू न्यू बुक न्यू सिलेबस ही आपको 4 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई आउटडेटेड पुरानी कोई वीडियो या यूट्यूब का चैनल है तो उसको मोहतात होकर देखिएगा। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूँ, इसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल हैं। टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं, उसके अंदर खुद किस्में 3 हैं। एक है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का न्यूमेरिकल। केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ी, ताकि आपको आसानी और अंडरस्टैंडिंग में अच्छा लगे। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। अब ये केसी जो है, डबल एरो जो है, ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, यानी 2 वे जो होते हैं। सही यहाँ तक? अब इसका मतलब क्या है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दरअसल रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है? थ्योरी अगर आप थोड़ी सी लिख लें कहीं साइड पे, यहाँ लिख देता हूँ। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। यानी ये ब्रैकेट जो स्क्वायर है, ये कंसंट्रेशन का ब्रैकेट है। कंसंट्रेशन केमिस्ट्री में कहते हैं मोल पर डीएम क्यूब को। मोल पर डीएम को आप कहेंगे पूरे इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन। इसी का एक और नाम होता है एक्टिव मास। इसका एक टॉपिक भी है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मैंने आपको लेक्चर भी वीडियो डिलीवर की हुई है, वो आप देखिएगा चैप्टर 7 की। सही है यहाँ तक? तो वॉल्यूम इसमें दिया हुआ है उन्होंने कि 1 डेसीमीटर क्यूब के बर्तन में हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया गया और बन गई हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, आपको फॉर्मूले और केमिकल नेम आने चाहिए। जैसे H2 हाइड्रोजन है, I2 आयोडीन है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब उन्होंने कहा कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो 1 मोल H2 का था, 1 मोल I2 का था और 7 मोल HI का था। अब 2 चीज़ें पूछ रहा है वो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू बताएं और साथ में इनिशियल कंसंट्रेशन H2 और I2 की बताएं। यानी 2 रिक्वायरमेंट हो गई। अब करेंगे कैसे हम इस सवाल को? करेंगे ऐसे कि आपको सबसे पहले तो ये मैंने जो थ्योरी बताई इसको फोकस करें। कर ली। अब इसमें डाटा भी बना लिया। वॉल्यूम दिया हुआ 1, H2 और I2 दोनों के सेम मोल है, तो सेम हो तो इज इक्वल टू एक ही लाइन में लिख सकते हैं आप। और HI का है 7 मोल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक पार्ट हो गया क्वेश्चन मार्क, और इनिशियल कंसंट्रेशन I फॉर इनिशियल, यानी शुरू में कितने मोल थे इन दोनों चीज़ों के, यानी रिएक्टेंट्स के। ठीक है। अब इक्वेशन, अच्छा इसको लिखेंगे आप लोग अपने एग्ज़ाम में या अपने रजिस्टर पे इस अंदाज में कि इक्वेशन जहाँ लिखें उसके लेफ़्ट पे आपके जगह हो, स्पेस हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके सामने लाइन बाय लाइन वजाहत करनी है। और वो वजाहत ये होगी कि शुरू में कितने मोल हैं, यानी इनिशियली, फिर इक्विलिब्रियम पे कितने मोल हैं, यानी मोल एट इक्विलिब्रियम, फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि ये जब होगा तब हम इसमें फिट कर सकेंगे, इसको पुट कर सकेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की एक्सप्रेशन में। तो ये ध्यान से रखें। देखें, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ये लग रहा होगा अभी तो इतने देर में, वहाँ पता नहीं कब पहुँचेंगे। और 3 न्यूमेरिकल है, चौथा इसके बाद होगा। इसी को रब करके इसी लेक्चर में है। अब इक्विलिब्रियम मोल्स। अच्छा, इसमें इनिशियल ये वाली लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सवाल शुरू ही हो रहा है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम से शुरू हो रहा है। कुछ सवालों में जो इनिशियल के शुरू में इतना मिलाया,
तो वो 3 लाइन में होगा, ये 2 लाइन में इसलिए हो गया कि इसमें इनिशियल मोल की ज़रूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम मोल दिए हुए, इसका 1, इसका 1 और इसका 7। आप यहाँ पे जगह आपके पास ज़्यादा अगर रजिस्टर में एग्ज़ाम में आप मोल लिख भी सकते हैं। मैंने इसलिए रेड पेन से लिख दिया कि लेफ़्ट पे आपने जब लिख दिया तो ये ऑब्वियस है कि ये मोल ही होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का पूरा वर्ड लिख सकते हैं अगर जगह हो, नहीं तो 2 लाइन में लिख दें कंसंट्रेशन, ठीक है। अब 1 dm³ का बर्तन है तो 1/1 1/1 1 1/1 1, तो मोल को जब कंटेनर के साइज से यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है कंसंट्रेशन, यानी मोल से बन जाता है कंसंट्रेशन। अब ये सवाल पोटेंशियल का हो गया पहला पार्ट। तो अब HI, एक चीज़ आ रही है बारीकी की समझे, ये जो मोल्स होते हैं ये अपीयर होते हैं एक्सपोनेंट में, पावर में। मोल्स अपीयर इन एक्सपोनेंट पावर, थ्योरी भी लिखते हैं भाई। एक्सपोनेंट आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो ठीक, ये मैथ्स का लफ्ज़ है, या इसको कहेंगे पावर। पावर होती है ना कि x² यानी x की पावर 2 वो। अब ये जो है स्क्वायर इस उसूल से आया और ये लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया, थ्योरी है। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, नीचे 1 और 1 मल्टीप्लाई में। अब इसमें क्यों नहीं स्क्वायर आया, क्योंकि इसके साथ 1 1 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर 2 3 कुछ होगा तो नीचे वाले रिएक्टेंट वाले डिनोमिनेटर में भी उसकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन के साथ पावर आएगी, ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर चला लें, 49/1 49, तो ये आ गया इस Kc का आंसर। अच्छा, अब ख्याल रहे Kc के यूनिट्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इन जनरल टीचर्स और बुक वाले नहीं लिखते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि Kc के यूनिट्स यहाँ पे क्यों नहीं है और कहाँ पे कहीं होंगे तो क्यों होंगे, सही है। अब सेकंड पार्ट इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है रादर देन न्यूमेरिकल। अब इसमें उसने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी इन चीज़ों की, यानी जिसको हमने रिएक्शन के लिए उस बर्तन में, उस कंटेनर में, वेसल में लिया था। अब ज़रा गौर से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम सिस्टम इसको कहते हैं जो आपको सवाल में दी हुई होगी, यानी डबल एरो के साथ। इसमें आप गौर करें तो 1 मोल हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर 2 मोल दे रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो 1 मोल ईच ऑफ H2 एंड I2 गिव 2 मोल्स ऑफ HI, ठीक है, ये रेफरेंस बना। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब इक्विलिब्रियम उन्होंने सवाल में दी तो 7 मोल बने हुए थे HI के, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल 2 मोल पैदा करेगा, इफ़ 1 मोल गिव्स और प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, तो 7 मोल्स विल बी प्रोड्यूस बाई, वेरी गुड, 3.5, क्योंकि 3.5 प्लस 3.5 इज 7, जैसे 1 + 1 इज 2, यानी इसको आसान करके बता दूं तो 1 + 1 = 2, तो 3.5 + 3.5 इज 7। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये 3.5 कंज्यूम हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए पैदा हुए, सही है। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो 1 मोल बचा हुआ है इक्विलिब्रियम पर, 1 मोल बचा हुआ है जो इक्विलिब्रियम में, ये और ये 3.5 जो कंज्यूम हुआ, इन दोनों का जो सम होगा ये इनिशियल होगा कि हमने शुरू में लिया कितना था। आगे देखिए यही बात लिखी होगी, यूज्ड H2 एंड I2 3.5, ये जो मैंने लिखा क्योंकि इसने इतना बना दिया है तो उसका मतलब वो कंज्यूम हो गया, यूज़ हो गया, ठीक है यहाँ तक। और अनयूज का मतलब जो इक्विलिब्रियम में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यानी प्रोडक्ट तो उसने पैदा कर दी लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कंप्लीट कंज्यूम नहीं हुआ, यहाँ पे तो जीरो नहीं आया ना, यानी इसका भी 1 मोल बचा हुआ है। इसको यूँ समझिए घर में हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, बनाते हैं, कुछ बच जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट बन भी जाती है, यानी खाना बन भी जाता है, तो वही चीज़ है ये। तो यहाँ पे ये बन गया 7 लेकिन इसका 1 1 बचा हुआ है, तो ये अनयूज हो गया। अब ये अनयूज हो गया, यहाँ पे 1 यूज जो गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा था बज़ाहिर, लेकिन जादू से तो नहीं प्रोडक्ट पैदा होगी, तो 3.5 से वो गया। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गई कहानी कि 3.5 यूज और कंज्यूम, 1 रिमेन अनयूज। तो यूज प्लस अनयूज वॉज द इनिशियल, कि शुरू में लाए कितने थे, समझ गए ना, लाए कितना था, फला चीज़ तो मिलकर एक डिश बनी, खाना बना कि ये इतना लाए थे, इतना लाए थे, मिलकर इतना, समझो इनिशियली कितना था, हाउ मच। तो इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी यूज प्लस अनयूज्ड, यानी कंज्यूम्ड एंड अनकंज्यूम्ड रिमेनिंग लेफ्ट ओवर। तो 3.5 + 1 4.5 ईच इसलिए कि दोनों सेम कंसंट्रेशन है, 1 1, यानी इक्वल उनकी कंसंट्रेशन है। तो ये ट्रिकी था थोड़ा, लेकिन मैंने इस पर टाइम लगा दिया।
अच्छा, अब आप सोचोगे 1 के बाद 4 नहीं होता है, 1 के बाद 2 होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, 1 के बाद 2 होता है। मैं 4 इसलिए करा रहा हूँ कि मैं कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ। कोर्स से देखें, आपको भी पता लगेगा कि क्या है। अच्छा, ये नई बुक में है, पुराने में नहीं था। जिनके पास 2022 एडिशन होगा बुक का, उसमें ये वाला सवाल नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आप यहाँ पे रहें। अब इसमें वो कह रहा है कि नाइट्रोजन के 164.64 ग्राम और ऑक्सीजन के 518.4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, और मिक्स कर दिया और हीट करते रहे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, इसके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इसमें टेम्परेचर दिया होगा, लेकिन ये शो पीस होगा। इट विल नॉट बी यूज इन कैलकुलेशन इन स्टेप्स। रीज़न, थ्योरी स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ के सी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यानी अगर इस टेम्परेचर पे मैं ये स्टडी करूँगा तो अलग रीडिंग आएगी, अलग वैल्यू आएगी, किसी और टेम्परेचर पे करूँगा कुछ और आएगी। तो इसलिए ये वाली जो 2300 डिग्री है, कैलकुलेशन में तो कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग है कि इस टेम्परेचर का ये डाटा और ये रीडिंग है, कुछ और कर दूंगा तो आंसर के का कुछ और आएगा। इसलिए बताया के कोई एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि हर इस नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्शन में यही आएगा आंसर जो इस वाले सवाल में अभी आने जा रहे हैं। ये चीज़ वेरी गुड हो गया कि टेम्परेचर का क्यों दिया हुआ। किसी की हालत में सवाल तो देखा, सर ने बताया, तो इसमें लेकिन टाइम लग गया ना 1 मिनट। आगे बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो उस बर्तन में 338.4 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड बनी हुई थी। अच्छा, इसमें बुक में एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिख दिया है। नाइट्रिक एसिड तो भाई HNO3 होता है, करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में नाइट्रिक ऑक्साइड होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड लिख दिया है। नाइट्रिक एसिड तो HNO3 है। आगे कह रहा है के बताओ, ठीक हो गया। अब इसमें ज़रा आपको चैप्टर 1 में मेरे साथ चलना पड़ेगा, इसी साल का चैप्टर 1 स्टेशियोमेट्री। मास दिया हुआ है, सर ने अभी कहा कि मोल और कंसंट्रेशन से के बनता है। सही है ना, समझ के पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वेरी गुड। तो हमें मास से अब मोल बनाना पड़ेगा, ग्राम में तो मास होता है, ये चीज़। अब आप लोग समझदार हो गए, जल्दी से मुझसे आगे चले, यहाँ फारिग करते इस सवाल को। मास दिया हुआ है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, लिस्ट लगाते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको हमने डाटा बना दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पूछ रहा है, मोल्स निकालते चले गए तीनों के। मोल्स कैसे निकलते थे, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ओके, वही तो, वरना चैप्टर 1 का लेक्चर देखें, वो भी माशाल्लाह मैंने अपलोड किया हुआ है, काफ़ी अर्सा हो गया उसको, तो जिसको हम कहते हैं स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन। एन मास अपॉन मोलर मास। अब नाइट्रोजन कॉमन चीज़ है, 14 14 28, इसका एक का 14 होता है तो 14 2 ज़ा। ऑक्सीजन का एक का होता है 16 तो 16 2 ज़ा। ठीक है, तो 14 और 16 इसका कितना हो गया 30। तो समझ में आ गया, तीनों की वैल्यू रख के डिवाइड किया, मोल 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 आ गए। अब ये मोल क्यों निकाले, इसलिए कि अब यही काम जो यहाँ किया था वो यहाँ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, गिवन है ये सवाल में। अच्छा, ये कोई सोच रहा है कि सर इसके न्यूमेरिकल में इक्वेशन हमें दी भी होगी, हमें बनानी होगी, गिवन होगी, नहीं होगी तो टीचर से मांगिएगा, गिवन होगी। ठीक है, गिवन है। इनिशियल मोल, ये हमारी इनिशियल मोल लिख रही है, क्योंकि मिक्सड विद, मिक्स का मतलब ये मिलाया, मिलाया तो इब्तिदा में मिलाया ना इनिशियली। तो ये देखें मोल मोल मोल, इनिशियल की जगह पे लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसमें नील क्यों लिखा सर ने, आगे लिखा हुआ है अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। यानी ये वाली जो वैल्यू है 338.4 वाली, ये इक्विलिब्रियम आने के बाद की है। यानी कितना उस वक्त उस बर्तन में प्रोडक्ट यानी नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है। गॉट इट, ये तो इसलिए यहाँ पे मत लिख दिएगा ये 11.28, सारा काम खराब हो जाएगा। तो ये देखें इनिशियली रिएक्टेंट्स आर देयर, यानी इंटैक्ट अनरिएक्टिव, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। एज सुन एज द रिएक्शन स्टार्ट्स, reactants consume and product starts to form, the theory of chemistry। अब moles at equilibrium, यहाँ बहुत ध्यान से देखें जो बताने जा रहा हूँ। 11.28 मोल प्रोडक्ट का यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का बना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें आप 1 से जैसे बन रहा था, तो यहाँ पे भी अगर गौर से देखें तो 1 से ये 2 बना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इस 11.28 को 2 करना पड़ेगा, यानी इसको डिवाइड बाई 2 करके 2 हिस्से करें, तो ये बन जाएगा 5.64 5.64। चेक कर लें, 4 और 4 8, 6 और 6 12, 1 कैरी किया, 5 5 10 और 1 11। सर ये क्यों किया, अब देखें आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसको मैंने तोड़ा इसलिए कि ये जो 2 हिस्से बने इसके, ये दोनों में से कंज्यूम होकर माइनस होंगे, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट मरेंगे तो प्रोडक्ट पैदा करेंगे ना।
समझ रहे ना। तो ये दोनों, और इक्वल क्यों कंज्यूम हो रहे हैं सर, क्योंकि दोनों का 1 1 था। कम ज़्यादा होगा तो कम ज़्यादा जो है माइनस होगा, ठीक, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं है, क्वेश्चन चेंज कम ही होते हैं। अब ये दोनों माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये तो आ गया भाई मोल्स। केसी की एक्सप्रेशन में तो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, क्या करें, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। समझने का क्या है, अगर तो बर्तन का वेसल का साइज दे देगा तब तो हम वो वैल्यू रखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 1/1 1/1, लेकिन अगर नहीं देगा तो हम अज्यूम नहीं कर सकते उसको 1 या 10 या 100, नोट करते रहें। तो यहाँ पे इसलिए वी लिया कि पर यूनिट वॉल्यूम जितना बड़ा भी वी है, लेकिन जादू देखेंगे आप मैथ्स का और केमिस्ट्री का, वी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यानी जिन सवालों में वी की वैल्यू नहीं दी होगी, यानी वॉल्यूम की, कैपेसिटी की, वो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर फारिग होकर गिनती में ही केसी आएगा, केसी में कोई अननोन नहीं होना चाहिए। तो ये बारीकी समझ में आ गई कि ये 2 हिस्से थे, लेकिन देखिए नीचे मैंने उसको दोबारा वैसे ही लिखा है क्योंकि पुट करने में उसी की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यों लिखने प्रोडक्ट अपॉन, अब प्रोडक्ट क्या है भाई, एनओ, तो इक्वेशन ये रही, इसका 2 स्क्वायर में गया और नीचे रिएक्टेंट N2 और O2, इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं आया पावर में, क्योंकि दोनों के मोल 1 1 थे। सही हो गया। आप वैल्यू रखें, कैलकुलेटर चलाएं, फारिग करें। 11.28 का स्क्वायर किया, V का स्क्वायर। अच्छा ये उलट दिया मैंने, जगह भी बचाई, आपका भी टाइम भी बचाई, उलट दें, ये डिवाइड में आएगा दोनों, तो डिवाइड मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक। V का V से स्क्वायर और 0.24 को 10.56 से मल्टीप्लाई कर ले अपने कैलकुलेटर पे, ये कट गया, जो बचा उसको डिवाइड कर ले, आ गया यहाँ पे 50.2 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है यहाँ तक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 के बाद 3 क्यों हो रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है। Kp एक नई चीज़ आई ना, देखें मैं जा रहा हूँ तरतीब से, देखें दोनों में Kc था, अब यहाँ पे आया Kp, केस बनाया अपना Kp और Kc का मिक्सचर। पहले 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑन Kc, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम्स ऑन Kc Kp, यानी रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। Kp क्या होता है, थ्योरी बता दूं, अगर सारे रिएक्शन मिक्सचर गैसियस स्टेट होमोजीनियस स्टेट में होंगे, गैस है होमोजीनियस स्टेट में, होमोजीनियस यानी सिंगल फेज, एक ही शक्ल में सारे रिएक्टेंट, यानी गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड के तो होंगे नहीं, लेकिन गैस गैस या लिक्विड लिक्विड, गैस के लिए होता है Kp। सही है, तो Kp और P का मतलब फॉर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब उन्होंने क्या क्या दिया हुआ भाई, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मतलब पेंटा 5 वाला, टेम्परेचर दिया हुआ है और 0.82 उसकी वैल्यू दी हुई है, तो Kp की वैल्यू हो गई 0.82 और Kc पूछ रहा है रिक्वायर्ड है। सही यहाँ तक। अब एक चीज़ जो मैंने अभी बोली थी कि Kc के न्यूमेरिकल में तो टेम्परेचर शोपीस होगा, इस्तेमाल कहीं नहीं आएगा, लेकिन जब रिलेशन बिटवीन Kc Kp होगा तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला नोट करें। थ्योरी पे बच्चों मेरे साथ दिखें तब आपको ये चैनल फ़ायदा देगा और ये सर जवाब, वरना भाई बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। Kp = Kc RT डेल्टा N, पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है, फिर भी देख लें। Kp की वैल्यू दी हुई थी, रख दी। टेम्परेचर चैप्टर 4 आप लोगों ने मेरे साथ दिया हुआ है, गैस है, केल्विन मस्ट बी, तो केल्विन बनाने का तरीका सेंटीग्रेड से 273 को प्लस। चैप्टर 4 का भी लेक्चर मौजूद है न्यूमेरिकल्स के साथ, जाके देखिएगा, रिवाइज करते रहे। अब Kc चाहिए तो ये डिवाइड में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, Kp की वैल्यू जगह रखी, R की वैल्यू चैप्टर नंबर 4 से भी उठा सकते हैं और ये गिवन भी हो सकती है इम्तिहान में। 0.0821 इसको गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कहते थे। सही, वो वैल्यू रख दी। टेम्परेचर कन्वर्ट वाला रखना है, भूलिएगा नहीं, डेल्टा एन, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट के मोल्स में से माइनस कर दें रिएक्टेंट के मोल्स। डेल्टा मतलब चेंज, तब्दीली। खुद देखें अब क्या है, 1 + 1 2, तो इसके हो गए 1 + 1 2, ये प्रोडक्ट है ना, और ये रिएक्टेंट इसके कितने भाई 1, तो ये माइनस कर दिया इस 2 में से 1, तो कितना बचा 1, तो ये आ गया 2 - 1। समझ में आ गया। लेकिन ये सवाल चेंज हो सकता है, कोई ऐसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे जिसमें ये 2 1 3 कुछ ज़्यादा बनो, ताकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो या कैलकुलेटर गलत करे। तो ये रटिएगा नहीं, रटना है तो फार्मूला और डेल्टा एन का मतलब मीनिंग रटिएगा कि डेल्टा एन इज़ द डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स।
ठीक है। अब कैलकुलेटर 0.82 मल्टीप्लाई किया दोनों को, डिवाइड। अच्छा, इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है, करेक्शन कर लें। अच्छा, ये न्यूमेरिकल भी नई बुक में है, पुराने में नहीं है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल नई बुक के हो गए। इसके बाद जो चौथा आखिरी कराऊंगा वो पुरानी बुक में भी था, तो वो करूँगा, लेकिन आप भी कीजिएगा मेरे साथ। 0.0125 ये सही इसका आंसर है, वो गलत था। सही है। अच्छा, अब इसमें बता दूँ, इसमें यूनिट्स आ सकते हैं, जाइएगा नहीं, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है। अब देखें, इन दो चीज़ों के मोल मोल DM क्यूब बनेंगे, सही है। इस तरह समझेंगे, यहाँ पे रखना है। अब इसमें देखें, स्क्वायर वाला कोई नहीं है, इस तरह का 2 नहीं आया, तो स्क्वायर नहीं आया, तो अब इसका जो है यू मतलब बनेगा मोल पर DM क्यूब, सही है। फिर मल्टीप्लाई मोल पर DM क्यूब, और डिवाइड में एक दफ़ा मोल पर DM क्यूब। समझे कैसे? क्योंकि PCl3 ऊपर प्रोडक्ट थी, Cl2 ऊपर प्रोडक्ट थी, और नीचे PCl5 प्रोडक्ट थी। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि एक कंसंट्रेशन के यूनिट्स कट गए, तो एक कट गए, क्या बचा? मोल पर DM क्यूब एक का बचा। तो इसके साथ बुक में नहीं लिखा है, मैं भी नहीं लिखा, रेड से दिखा दिया समझाने के लिए कि अगर बहुत डेप्थ में और प्रिसीजन के साथ आप स्टडी कर रहे हैं तो KC मे हैव यूनिट्स, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर या दोस्त यूँ सोच देंगे कि सिंस इट इज़ अ रेशियो इट हैज़ नो यूनिट्स, विल नेवर हैव एनी यूनिट्स। सॉरी, इट मे हैव यूनिट डिपेंडिंग ऑन द केस के इक्वेशन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रा जो है वो इस तरह स्क्वायर कट रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी 2 है, नीचे भी 1 1 2 है, इसमें यूनिट नहीं आएगी, ये पूरा कट गया, मोल पर DM क्यूब स्क्वायर वाला और नीचे वाला। रुकिए रहिएगा भाई, एक न्यूमेरिकल बाकी है। ये लास्ट न्यूमेरिकल देख लें। इस लास्ट न्यूमेरिकल की कैटेगरी बनेगी KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करने की कोशिश करें। देखें 1 2 3 4 आगे पीछे हो गया, लेकिन एक जैसे सवाल एक जगह आ गए। लेड फ्लोराइड इज यूज इन ग्लास कोटिंग, इंफ्रारेड रेस को जो है रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सॉलिड कोटिंग का मटेरियल है। आगे कह रहे हैं इसकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी के अंदर, वाटर के अंदर 0.58 ग्राम पर DM क्यूब है। अच्छा, KSP के न्यूमेरिकल में भी टेम्परेचर शो पीस होगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये नज़र आएगा आपको हर KSP के न्यूमेरिकल में, रीज़न बीइंग द सेम, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, के वैल्यू ऑफ KSP इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें KSP पूछ रहा है। अब इसमें 2-3 बातें बताऊंगा थ्योरी की, उसके बाद ये आपके न्यूमेरिकल को भी आसान बनाएगा इंशाल्लाह, और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये कि सॉल्युबिलिटी कहते हैं मोलैरिटी को या मोलर कंसंट्रेशन को, जिसको अभी हमने कंसंट्रेशन बोला था पीछे 2 सवालों में। तो ये सॉल्युबिलिटी होती है कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, या अगला चैप्टर में होगा मोलैरिटी। सही है। तो अब इसके यूनिट्स तो फिर होने चाहिए मोल पर DM क्यूब, पहली बारीकी आ गई। तो अब ग्राम से मोल जाना पड़ेगा हमें, ग्राम से जाना पड़ेगा मोल, और इसके लिए फिर आपको चलना पड़ेगा चैप्टर 1 में कि N = M/M। ठीक है, अब M है ग्राम और N है मोल, समझ में आई कहानी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्राम से मोल में जाना है तो आपको डिवाइड बाई मोलर मास करना पड़ेगा। गॉट इट? दैट्स इट। अब पहुँच गए आप, सवाल बचा ही नहीं कुछ। चेक करें क्या हुआ। अच्छा, एटॉमिक या मोलर मास आपको गिवन होगा इम्तिहान में, ना दिया हो तो फ़ौरन टीचर से मांगे। लेड का 207, फ्लोरीन का 19। ठीक है, इसके बाद KSP पूछ रहा है। सही है। अब पहली फुर्सत में आप पहले इसको ग्राम पर DM क्यूब को कन्वर्ट करेंगे मोल पर DM क्यूब में। तो अब लेड फ्लोराइड का मोलर मास 207 लेड का और फ्लोरीन 2 है, तो 19 2 प्लस किया, डिवाइड किया, तो ये अब देखें मोल पर DM क्यूब में आ गया। यानी अब हमारा सवाल बना, वरना ये धोखा था, यहाँ पे डिसीव कर रहा था कि ये यूनिट के साथ रख दिया ना, सारा गलत हो जाएगा, इतना छोटा सा न्यूमेरिकल। अब इसमें एक आ रही है दूसरी बारीकी, और ये है ज़रा हौसले वाली बारीकी। KC के न्यूमेरिकल्स में और KP के न्यूमेरिकल्स में तो आपको इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमें खुद बनानी होगी।
सिखाने की कोशिश करता हूँ, वरना इसका मुझसे कहिएगा सर 1-2 सवाल अलग से एक्स्ट्रा भी करा दें कभी। बुक में तो देखो सिर्फ 4 थे टोटल, उसमें इसका एक ही है। एक 1 इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिसिंग। अब सुने गौर से, इसमें आयोनिक इक्वेशन बनती है और जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड होता है। KSP का कॉन्सेप्ट है सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। तो ये होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो होता है जो फीबली हो। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी जो वीक सॉल्ट होता है या फीबल होता है, यानी जो 100% आयोनाइज या डिसोसिएट नहीं होता अपने पानी में या एक्वियस सॉल्वेंट में जाके, ठीक है। तो अब इसके आपको पहले आयंस बनाने पड़ेंगे कि इसके आयंस जो डिज़ोल्व होकर गए पानी में वो, ताकि डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व में एक बैलेंस क्रिएट हो, जिसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लेड की वैलेंसी होती है 2, ये आपको याद करनी है। फ्लोरीन हैलोजन फैमिली का है तो उसकी होती है 1। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, अगर यहाँ पे आए तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, ये समझे क्यों? क्योंकि हम आयोनिक इक्वेशंस बना रहे हैं। आयोनिक इक्वेशंस में कभी भी है उसका सबस्क्रिप्ट नीचे 2, 3, 4 नहीं जाता, पावर में उसके चार्ज के तौर पे जाता है। और अगर वो 2, 3 हो तो लेफ्ट में उसके आयंस की तादाद यानी नंबर बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 इसके आयंस बन जाएंगे। और ये उसी वक्त हुआ जब आपको ये वैलेंसीज बिल्कुल मेरी तरह याद हो। तो इसमें तकरीबन 15-20 सॉल्ट हमारे सिलेबस में, अब कौन सा दे दे वो, ये दे दे कोई और, तो इसका अलग से मुझसे फीडबैक मांगिएगा कि सर कुछ लिस्ट का एक वीडियो बना दें कि ये सॉल्ट्स हैं और इसके जो है आयंस के चार्जेस क्या क्या है, ये चीज़। चलो फिर उसके लिए बाद में आएंगे। तो अब करना क्या है, ये जो डिज़ोल्व आयंस होते हैं ना, इसकी प्रोडक्ट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए इसलिए प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस। अब इसके 1 मोल था, इसके 2 थे, तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी का निशान X चलेगा, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसका अगर X हुआ तो उस दूसरे का 2 होने की वजह से 2X हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ख़त्म। X 2X स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे ये जो 2 है इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ख्याल रखिएगा, इसमें एक बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा ये 2 किस चीज़ का है, ये 2 किस चीज़ का है। ये 2 उस आयंस की तादाद का है कि 2 हैं, ठीक है। ये स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है एक्सपोनेंट का, जो कि आया उसी 2 की वजह से, लेकिन दोनों की हैसियत अपनी है, ठीक है। अब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर इंटू एक्स, पावर क्यूब हो जाती है, बेस सेम पावर ऐड, वैल्यू रख दी x की जो कन्वर्ट करके आई थी, वो भूल से वो वाली मत रख दीजिएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। क्यूब लेना आता है ना, कैलकुलेटर में एक बटन होता है स्क्वायर वाला, उसके बराबर में जो है, जिसपे स्क्वायर वाला होगा उसके बराबर में, जिसपे ये इस तरह x की पावर होगी, वहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्यूब कर देगा, 4 लिख देंगे पावर 4 कर देगा, कुछ भी पावर कर सकते हैं। वहाँ क्यूब लिख दीजिएगा तो वो इसका क्यूब कर देगा आपके लिए ये, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया ये। अब आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद छुट्टी आपकी भी और हमारी तो नहीं, हमें और भी काम करना है। यूनिट्स बनेंगे KSP के अलग अलग, फिक्स नहीं है। इसका तरीका बताया तो आसान सा आपको कम वक्त में। टोटल कितने भाई, 1 2 3 इस तरह गिने, 1 2 3 है। मोल पर DM क्यूब को 3 दफ़ा कर दें, बस इतनी सी है बात। अब जिसमें ये दोनों आयन 1 1 हो, खुद खेलिएगा घर में, 2 हो गए तो मोल पर DM क्यूब को 2 दफ़ा यानी स्क्वायर कर दीजिएगा। कभी 1 में 1, 1 में 3 हो, 4 हो जाए तो मोल पर DM क्यूब का पावर 4 कर दीजिएगा। तो अब मोल का क्यूब हो गया मोल क्यूब, और DM क्यूब का पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड DM9। कुछ टीचर इसको यूँ भी लिखते हैं, मोल क्यूब DM-9, ठीक है। जाने से पहले एक चीज़ फिर बता दूँ, ये रिवर्स हो सकता है न्यूमेरिकल। KSP दे के वो कहे कि सॉल्युबिलिटी बताओ, तो आप इसको क्या करेंगे, 4 इधर लाएंगे, क्यूब रूट लेंगे, फिर तो x अलग हो जाएगा और उससे सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ऐसे में KSP फिर गिवन करेगा। तो पता नहीं मुझे कि आप लोगों को मेरा लेक्चर लेने में कुछ समझ में और मज़ा आता है कि नहीं आता है, फिर भी फीडबैक दीजिएगा। सहज ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।